ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर 16 का थोड़ा सा लास्ट टॉपिक जो हमारा बची है तो उसको कवर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर 1 जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा देखो, कंपनी की हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी वो दो तरह से हो सकती है, वो लोन की फॉर्म में हो सकती है या वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो सकती है। मतलब किसी के शेयर खरीद ले, किसी के जनाब जी बिजनेस में हिस्सा डाल ले, तो ये दो तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एसोसिएटेड कंपनीज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी और फिर हमने पढ़ा कि क्या एक कंपनी एसोसिएटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो हमने कहा जी जनरल रूल तो कहता है कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। मतलब क्या है कि बोर्ड खुद नहीं डिसाइड कर सकता, इसके लिए जरूरी है कि मेंबर्स की अप्रूवल वगैरह हो और फिर रेजोल्यूशन हो और एग्रीमेंट हो, बला बला हमने सारा कुछ देखा। उसके बाद अगर का टॉपिक है कि क्या कंपनी किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम लोग होते हैं, अपने भाई के नाम पे जमीन खरीद ली, चलो जी पढ़ी रहा भाई के नाम पे ही पढ़िए, फिर बाद में ट्रांसफर करा लेंगे। इसी तरह छोटे बच्चे के नाम पे, हमारा जो छोटा बेटा होता है, मैं जब 7-8 साल का था तब वाले साहब ने मेरा ये जो घर है मेरे नाम पे है, ये मैं उस वक्त तकरीबन 7-8 साल का होगा जब अबू ने लिया होगा, तो तब उसे मेरे नाम पे करा दिया था। तो क्या कंपनी भी ऐसा कर सकती है कि किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे और शेयर खरीदे या उसे कर्जा दे और वो अपने नाम पे ना रखे, किसी डायरेक्टर के नाम पे रख दे या किसी और बंदे के नाम पे रख दे? तो जनरल रूल कहता है कि कंपनीज को ये अलाउ नहीं है। कंपनीज ने तमाम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने नाम के ऊपर रखनी है। अब इसकी 3 एक्सेप्शन है, 3 इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जो किसी और के नाम पे रख देती है। मिसाल के तौर पे कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, ए जो है होल्डिंग कंपनी है, बी सब्सिडरी कंपनी है और बी के इस वक्त प्राइवेट कंपनी है, तो उसके 2 मेंबर हैं, ठीक है, बात चल रही है, सही है, सारा कुछ रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन अब एक तो कंपनी मेंबर थे, दूसरा कोई और शेयर होल्डर था भी, वो मर गया बेचारा। अब जाहिर सी बात है कि मिनिमम नंबर से तादाद नीचे चली गई, ऐसी बात है। अब एक मेंबर रह गया, तो अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो कोई और नया शेयर होल्डर लेके आए या ऐसा करे कि अपनी ही किसी बंदे के नाम पे अपने शेयर्स में से कुछ शेयर उसके नाम पे रख दे, ताकि जो मिनिमम नंबर हैं वो पूरे हो जाएं। तो लिहाजा इस तरीके से कंपनी जो है वो अपने अलावा किसी और के नाम पे जो शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट रख सकती है। कितनी? मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इलिजिबल या क्वालिफाइंग शेयर जो होते हैं, मतलब 1, 2, 3 शेयर के अगले शख्स को मेंबर बना दिया जाए। इसी तरह आपको पता है कि जो कंपनीज होती हैं उनके जो डायरेक्टर होते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि वो मेंबर हो, ऐसी बात है। तो लिहाजा क्या एक कंपनी ए है एक बी है, ए बी के अंदर मेंबर हो सकती है? यस सर। क्या ए बी के अंदर डायरेक्टर हो सकती है? सर अपना कोई मेंबर या हो सकती है, किसने कहा है रिप्रेजेंटेटिव? हो सकती है? किसने कहा? 1 मिनट रुको, फैजान आपने कहा पुत्र? सर डायरेक्टर कैसे हो सकती है? मैंने भी यही पूछा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपने कहा हो सकती है। अनीस पुत्र, वहां सिंध से ना आपको नासा करीब पड़ता है, नासा कॉल करके एक शटल बुक कराओ, इससे मरीख अभी भेजते हैं। नहीं पुत्र, आपका इस दुनिया में काम नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ कोई मतलब कोई बंदा अपॉइंट कर सकती है। जी जी बिल्कुल, बंदा अपॉइंट हो सकता है, कंपनी खुद नहीं हो सकती। तो लिहाजा मिसाल के तौर पे एक कंपनी ए है, वो बी के अंदर शेयर होल्डर है और ए जो है वो किसी बंदे को अपॉइंट करना चाहती है बी में डायरेक्टर। तो वो क्या करती है, किसी भी बंदे को, अपने किसी ऑफिसर को कहती है कि बी में आप डायरेक्टर लग जाओ। अब कंपनी तो उस दूसरी कंपनी की मेंबर है, क्या वो बंदा जो ऑफिसर है क्या वो भी मेंबर होगा बी का? वो तो कोई बाहर का बंदा है, अनजान बंदा है, वो मेंबर तो नहीं है। और बी कंपनी कहती है जी मेरा कोई भी डायरेक्टर जो है वो नॉन मेंबर नहीं हो सकता। तो फिर कंपनी ए क्या कर सकती है कि अपने शेयर्स में से कुछ शेयर उस शख्स के नाम पे रख दे और उसे वो डायरेक्टर बना दे। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। आदि एक कंपनी है, मकसूद जो है ये दूसरी कंपनी है, ठीक है। हादी मकसूद के अंदर शेयर होल्डर है, और आप सब्सिडरी कह रहे हो या कोई भी शेयर होल्डर है। हादी चाहता है जी वो डायरेक्टर अपॉइंट करे, क्यों? हादी खुद नहीं हो सकता मकसूद के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट, क्यों? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लिहाजा हादी फैजान को कहता है, फैजान जो है ये उसका दोस्त भी हो सकता है, उस कंपनी का उसका कोई ऑफिसर भी है, डायरेक्टर भी है, उस कंपनी का कुछ भी हो सकता है। तो फैजान जो है वो हादी का एम्प्लॉय था। फैजान, हादी कहता है फैजान को कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे बी में डायरेक्टर बन जाओ, क्यों? मैं तो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता। अब बी कहती है कि भाई मेरा मेंबर हादी है, मैं फैजान को क्यों डायरेक्टर बनाऊं, ये तो मेंबर ही नहीं है मेरा, नॉन मेंबर बंदा तो डायरेक्टर हो नहीं सकता। तो हादी कहेगा कोई मसला नहीं है, मेरे पास जो शेयर है उसमें से कुछ शेयर वो क्या करेगी, फैजान के नाम पे ट्रांसफर कर देगी। अब फैजान भी मेंबर बन गया मकसूद का,
यस सर। अब वो मेंबर जी बन सर, जी सकता है, सर। अब वो उसका डायरेक्टर बन सकता है। तो लिहाजा दूसरा तरीकाकार यह है कि जब कोई कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है और अगर वो किसी शख्स को नॉमिनेट करती है तो उसके नाम पे कुछ शेयर जो है वो रख सकती है, क्वालिफाइंग शेयर इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई भी कंपनी अपने शेयर जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में रख सकती है। अब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी क्या होती है बेटा? ये एक कंपनी है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह वेबसाइट होती है, तो ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन कंपनी है, जहां पे क्या करती है लिस्टेड कंपनीज अपने शेयर्स रख देती हैं और वहां पे लोग ट्रेड करते हैं ऑनलाइन। तो लिहाजा कोई कंपनी अपने शेयर सेंट्रल डिपॉजिटरी के नाम पे भी रख सकती है। तो ये 3 एक्सेप्शन है किस रूल की, कि भाई कोई भी कंपनी अपने नाम के अलावा किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं रख सकती। क्लियर है बच्चे? यस सर। उसके अलावा हर कंपनी के पास रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसके जी अंदर तमाम वो सर। डिटेल मौजूद होनी चाहिए जो इन्वेस्टमेंट किसी और शख्स के नाम पे रखी हुई है। मतलब एक रजिस्टर हो, उसमें तमाम उन इन्वेस्टमेंट की डिटेल मौजूद होनी चाहिए जिसमें जो किसी दूसरे के नाम पे रखी हुई है, कंपनी के नाम पे नहीं है। और ये रजिस्टर जो है वो कौन ओपन कर सकता है, ये इंस्पेक्ट कर सकता है? कोई भी मेंबर कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकता है फॉर एटलीस्ट 2 बिजनेस और डे। तो कंपनी क्या करेगी कि डेली 2 घंटे जो है उस रजिस्टर को ओपन रखेगी और उस दौरान कोई भी मेंबर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। बाकी मेंबर भी इंस्पेक्ट कर सक बाकी लोग भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रेस्क्राइब्ड फी जमा करानी पड़ेगी। ठीक है? और कोई भी मेंबर जो है वो कॉपी रिक्वेस्ट कर सकता है और कॉपी उसको 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी जिस दिन वो फी देगी। अगर इंस्पेक्शन नहीं मिलती तो रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन डायरेक्ट इमीडिएट इंस्पेक्शन, तो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई ये रजिस्टर कंपनी ने मेंटेन किया हुआ इन्वेस्टमेंट वाला और मुझे उसकी एक्सेस नहीं दी जा रही। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको इमीडिएट इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकता है कि भाई फौरन जो है इसको इंस्पेक्शन की इजाजत दी जाए। तो ये छोटी सी एक प्रोविजन थी एमसीक्यूज के हवाले से। क्लियर है बच्चे? यस सर। जी चलो सर। जी, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। देखो बेटा, लॉ किस लिए बनाया जाता है, मुझे जरा मतलब समझा दो इसका, क्यों कानून बनाया जाता है, वजह? लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल किया जा सके। नहीं बच्चे, लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हर शख्स आजाद है। लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए अगर बनाया जाता तो ये भी हर कानून में लिखा होता कि भाई हर बंदा छींकते वक्त मुंह पे हाथ रखेगा, उठते वक्त यूं हो के उठेगा, खाना खाने वक्त मुंह से चबड़ चबड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए। अजीब कुछ वहूश लोग होते हैं यार, खाना खाते हैं और मुंह से ऐसे लगता है जैसे मशीन चल रही है। साथ बैठे बंदे को उल्टी आती है यार, और वो ऐसे कर रहे, ऐसे खा रहे होते दोनों, मतलब मशीन चल रही हो, खुदा के बंदे तुम्हारे हिस्से का तुमने खाना है। तो लिहाजा इसके भी फिर कानून होते हैं, कोई कानून नहीं है बेटा। देखो जो कानून होता है बेसिकली इसका पर्पस होता है इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, या आप कह सकते हो कि जो कमजोर तबका होता है, जो वीक लोग होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना बेसिकली लॉ का पर्पस होता है। लॉ अमीरों के लिए नहीं होता बच्चे। क्यों? अमीरों के कानून हकूक कोई नहीं खा रहा होता, गरीबों के हकूक खाए जा रहे होते। तो बेसिकली लॉ जो है वो गरीबों के हकूक के लिए होता है। कानून बनाता कौन है? सर ये सेनेट और मतलब नेशनल असेंबली और वाले। सेनेट, तो ये जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं ये कानून बनाते हैं। तो लिहाजा बच्चे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी को वोट दें तो आप इस इंटेंशन के साथ दें कि ये जाके कोई कानून साजी करेगा, ना कि वहां पे जाके गालियां निकालेगा, ना पे वहां पे जाके हुल्लड़बाजियां करेगा, वहां पे जाके सिर्फ तनख्वाहें खाएगा, इस्लामाबाद में जाके बैठ जाएगा और हमें जो है वो बस ऐसे ही छोड़ देगा जैसे पहले थे। तो लिहाजा ये थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है आप सबको कि वोट देने का आपका पर्पस कभी आपका इंडिविजुअल या छोटा सा नहीं होना चाहिए, यार मेरे मोहल्ले की गली बना दो, वो एक गली तो 10 लाख बना के दे देगा, उसके बाद फिर आप सारी जिंदगी रोते ही रहोगे। तो लिहाजा आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो कलेक्टिव इंटरेस्ट होना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और आप किसी को वोट दें तो इस इंटेंशन के साथ दें कि वो पूरे मुल्क की फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम करेगा। तो लिहाजा लॉ क्या होते हैं बेटा? ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो स्टेट की तरफ से होते हैं लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। पर्पस क्या होता है? इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? मर्केंटाइल से मुराद बेटा बिजनेस लॉ। मर्केंटाइल लॉ बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ जो है ये सिविल लॉ। अब देखो ये जो लॉ है ये 2 टाइप होती है, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ बेटा उस लॉ को कहा जाता है
जो हम इंडिविजुअल्स के आपस की ट्रांजैक्शंस होती है ना उनको रिलेट करता है। मिसाल के तौर पर मियां बीवी का घरेलू झगड़ा हो जाता है, हमारा कहीं पे हिसाब किताब है वो वहां पे मसला हो जाता है, पार्टनर्स का फड्डा हो जाता है। इसी तरह क्या कहते हैं, किसी किस्म का भी ये सिविल एक्ट होते हैं, ये सिविल लॉज होते हैं जिससे बहुत ही लिमिटेड नंबर के लोग जो होते हैं उनके राइट्स को इफेक्ट हो रहा होता है। क्रिमिनल लॉज बेटा वो लॉज होते हैं जो ऐसे बिहेवियर को कंडक्ट जो बिहेवियर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्टेट की रिट चैलेंज हो, जिससे स्टेट के खिलाफ बात हो, जिसमें स्टेट की दहशतगर्दी पैदा हो। सिविल लॉ क्या है, आप जो है मकसूद जो है वो आदि को धप्पड़ लगा देता है, इससे मुझे क्या फर्क भाई, दो लोगों आपस में आप लोगों को मसला पड़ा। लेकिन वहीं पे क्या करता है मकसूद जो है वो चौक के दरमियान में बड़ा बम लगा के उसको आग लगा देता है और धम सारा शहर एक बार कांप जाता है। हुआ क्या, मकसूद कहता है मैं तो चेक कर रही थी चलता कि नहीं चलता। तो भाई ये एक क्रिमिनल एक्ट है, क्यों, इससे एज अ होल सोसाइटी जो है वो इफेक्ट हुई है। तो लिहाजा दो तरह के लॉ होते हैं, सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज की एक टाइप है मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ। ये लॉ होता है जो हमारी दो पार्टीज के दरमियान राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डील करता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी के अंदर आता है, कंपनीज एक्ट इसी के अंदर आता है, पार्टनरशिप एक्ट इसी के अंदर आता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसी के अंदर आता है। तो ये सारे सिविल लॉज होते हैं। अच्छा, जो हमारे पाकिस्तान में लॉ है वो उनका सोर्सेज क्या है। पहला सोर्स होता है लेजिस्लेशन, मतलब जो असेंबली में बैठे सियासतदान है पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में वो बनाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं बेटा, ये डिसीजन जो होते हैं अपर कोर्ट्स के। मिसाल के तौर पे हमारे हर कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कवानीन मौजूद नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर कवानीन मौजूद नहीं है, रोज नित नए क्राइम निकल रहे हैं, नित नए दरियाफ्तें हो रही हैं, नित नए जुर्म निकल रहे हैं, तो उनके लिए लॉज नहीं होते। फिर क्या होता है, उनको सजा कैसे दी जाती है, तो फिर कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि इनको क्या सजा मिली जाएगी। अब उस केस के ऊपर जो कोर्ट का डिसीजन होता है वो लॉ बन जाता है। मतलब लोअर कोर्ट के अंदर अगर कोई सिमिलर नेचर का केस आता है तो वो वही डिसीजन देंगे जो अपर कोर्ट ने दिया था, तो उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। इसके अलावा हमारी कस्टम भी हमारे लॉ का पार्ट होती है। मतलब ये जो हमारी शरीयत के लॉज वगैरह हैं उनको उन्होंने कस्टम का नाम देके जो है वो लॉ के अंदर ऐड किया हुआ है। ये जो शरीयत के हमारे लॉज हैं, खत्म नबूवत वाली कानून हैं, इसी तरह हमारे तलाक के, निकाह के, ये वाले जो शरी कानून होते हैं, ये भी हमारे लेजिस्लेशन का पार्ट है। और ये कहाँ से आते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन से आए हैं। तो बेसिकली ये तो है तो हमारे शरीयत के लॉज, लेकिन इसको कस्टम कहा जाता है। और चौथा होता है एग्रीमेंट। बेटा देखो कि अगर क्या कहते हैं, अनीस ने और फैजान ने एग्रीमेंट किया। अनीस कहता है जी मैं आपको गंदम की बोरी दूंगा, फैजान कहता है मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि किस लॉ के अंदर लिखा है कि गंदम की बोरी दे के 1000 रुपया देना लाजमी होगा? किसी लॉ के अंदर लिखा हुआ, किसी बुक के अंदर? नहीं सर। नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप दोनों के लिए अब ये लॉ बन जाए, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो आपने गन्नत की बोरी मस्ट देनी है और वो आपको 1000 रुपया मस्ट देगा। तो ये एग्रीमेंट के थ्रू दो पार्टीज या लिमिटेड पार्टीज जो है वो अपने आप के राइट्स एंड लायबिलिटी जो क्रिएट करती है उनको वो भी लॉज बन जाते हैं। तो लिहाजा 4 सोर्सेज ऑफ लॉ है, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम एंड एग्रीमेंट। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब बेटा लॉ से रिलेटेड पाकिस्तान में 3 इदारे हैं, पार्लियामेंट, पुलिस एंड कोर्ट। मुझे बताएं बेटा पार्लियामेंट का क्या काम होता है? सर कानून बनाना। ठीक है, लेजिस्लेशन या मेकिंग ऑफ लॉ। पुलिस का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन देना सर, किसको? अवाम को। क्यों, वो आप क्या बेकी नौकर लगी है आवाम को प्रोटेक्शन देती फिर? सैलरी मिलती है ना सर। सैलरी मिलती है उनके, कहीं पे ये लिखा होता है आपका टैक्स जा रहा है तो क्या क्या है उसके कानून में लिखा हो कि भाई आप जो है आपके घर के बाहर डेली एक पुलिस बंदा खड़ा हो? मेरे घर के बाहर तो कोई नहीं खड़ा हुआ गार्ड है, वो घरेलू पुलिस है। भाई कोर्ट का क्या काम होता है फिर? इम्प्लीमेंट करना लॉ को। ये तो मसला है। पुलिस का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ इम्प्लीमेंटेशन। कोर्ट का काम होता है बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इसका काम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है कि जो कवानीन मौजूद हैं उनकी वजाहत करके, उनकी तशरीह करके किसी केस को डिसाइड करना, यह कोर्ट का काम है।
कोर्ट का काम लॉज इंप्लीमेंट कराना नहीं होता। कोर्ट में आपने कभी देखा सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो हाथ में डंडा उठा के इशारे पे खड़ा हो और चलो इधर सीटियां बजा रहा हो, इधर इधर चल चल, जान दो उस्ताद जान दो, कभी देखा आपने? नो सर। नहीं, चले आपने नहीं देखा। आपने देखा हो कभी वो चीफ जस्टिस हमारे हुआ करते थे बाबा जी, वो पिस्तौल उठा के नहीं कच्चे सर। के इलाके में डाकू ढूंढ रहे हो? नो सर। चले आपने वो नहीं देखा, किसी वकील को तो देखा होगा ऐसा करते? नो सर। अच्छा, उसे भी नहीं देखा, तो फिर इंप्लीमेंट क्या करा रही है, ऑर्डर दे रही है बैठ के? नहीं भाई, उसका काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, इंप्लीमेंटेशन जो है वो पुलिस करती है। तो ये आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के दरमियान डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। सिविल लॉ जो है इसका काम क्या होता है, ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन जो है उनके दरमियान के, दो लोगों के दरमियान के राइट्स एंड ड्यूटीज को जो ये है वो प्रोटेक्ट करता है या उनको रेगुलेट करता है। और अगर इसके अंदर किसी को कोई नुकसान या डैमेज हो जाता है तो इसमें ये नहीं होता कि अगले को सजा दी जाए। मिसाल के तौर पे फैजान का और अनीस का कॉन्ट्रैक्ट था, जी मैं गंदम की बोरी आपको दूंगा और आप मुझे 1000 रुपया देंगे। तो अनीस ने जो क्या कहते हैं 1000 रुपया नहीं दिया, क्या कहते हैं, और फैजान ने गंदम की बोरी दे दी, तो क्या होगा कि अब अदालत में जाकर उसे ये नहीं कहेगा कि इसे थाने में डाल दो। आपको थाने में नहीं डाला जा सकता, आपको जेल नहीं हो सकती, आपको सजा नहीं हो सकती। हाँ, अदालत में जाएगा तो अदालत कहेगी कि भाई इसका 1000 रुपया वापस कर दो इसे। तो लिहाजा रेमेडी मिलती है, पनिशमेंट नहीं होती। जबकि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, criminal law is concerned with the conduct that is considered so undesirable that state punishes the person। इसमें अगले को सजा दी जाती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स यहाँ पे खड़े होकर हवाई फायरिंग कर रहा है, उससे आपको कोई नुकसान हुआ? नो सर। नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उठा के उसे जेल में डाल देती है ना, तो उसको सजा यस देती है। नहीं सर। तो लिहाजा क्रिमिनल लॉ का पर्पस सजा देना होता है, जबकि जो सिविल लॉ होता है इसका पर्पस दोनों पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है कि अगर एक पार्टी दूसरे का राइट नहीं दे रही थी वो राइट दिलवा दिया जाए, दैट्स इट। उसके बाद पर्पस क्या होता है, पर्पस इज टू प्रोवाइड अ मीन वेयर बाय एन इंजर्ड पार्टी कैन ऑब्टेन कंपनसेशन, कि जिस पार्टी को नुकसान हुआ होता है उसे कंपनसेशन दी जाती है, जबकि इसमें पनिशमेंट दी जाती है और ये सोसाइटी को थ्रेट होता है पूरा। इसमें केस कौन करता है, सिविल लॉ में केस वो करेगा जिसको नुकसान हुआ होगा। क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट खुद जो होती है वो मदई होती है, प्रोसिक्यूटर जो है वो गवर्नमेंट खुद होती है। ठीक है, अगर एक शख्स हवाई फायर कर रहा है उसको पुलिस उठा के ले जाती है, उस पर एफआईआर दे देती है, कौन करता है वो एफआईआर? आप में से तो कोई बंदा जाके नहीं करता ना, फिर कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं क्लेमेंट होती है, गवर्नमेंट जो है वो केस कर रही होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ से मुराद है कि किसने साबित करना है कि कौन गलत है। तो सिविल लॉ के अंदर जो है जो बंदा एप्लीकेशन देगा वही प्रूव करेगा कि उसने जो इल्जाम लगाया है वो ठीक है या गलत है। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर गवर्नमेंट प्रूव करेगी, गवर्नमेंट इस चीज को प्रूव करेगी कि भैया अगले शख्स ने क्राइम किया है या नहीं किया। रेमेडी क्या होती है, सिविल लॉ में मुख्तलिफ किस्म के डैमेजेस वगैरह दिए जाते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजेक्शन, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ में सेंटेंस भी हो सकती है, उसको फाइन भी हो सकता है, इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस अटेम्प्ट में बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इस अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अगली चीज है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बेटा ये एक ऐसी चीज आई कि अपने सिलेबस के अंदर ऐड की है कि मेरे से पूछा जाए तो ये बहुत बड़ी पहुंची है। ये एक ऐसी चीज है 100% रट्टा है। आई क्या पता नहीं इसको क्यों टेस्ट करना चाह रहा है, जिस तरह ये है, यह टेबल ए है भाई, आपको नॉलेज पर्पस के लिए तो ये बताया जा सकता है लेकिन टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रट्टा है। अब अगर बात करेंगे ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इसे हमारे सिलेबस का पार्ट है जी, बिल्कुल है। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे से पूछा था एक बच्चे ने, कौन से बच्चे ने पूछा था, मदनी बच्चा था, पेपर से तकरीबन उसने मेरे से कोई 15 दिन पहले पूछा, सर ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा बच्चे देखो, मेरी ओपिनियन अगर आप लेते हो तो इसे इंपॉर्टेंट क्या, इसे सिलेबस का पार्ट भी नहीं होना चाहिए, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए या नॉलेज के लिए होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आई कैप सरप्राइज देगा और आई कैप ने सरप्राइज दिया, पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक में से उठा के दे दिया। अब बेटा ये टॉपिक क्या है, इसको मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला। इसको तैयार कैसे करना है, इसका सिंपल और एक ही तरीका है तैयार करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
और वो है कि इसे एग्जाम से पहले कम से कम आप 8 बार लिख के याद करें। 8 बार आपने इसको लिखना है, देख के लिखना है। तो इसके अंदर है क्या बेटा, बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो एक मेकिंग है उसको बताया गया है कि उसके अंदर क्या कुछ शामिल है। आप जब आप में से अगर किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी है या IFRS के स्टैंडर्ड देखे हों तो उसमें क्या होता है कि शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, फिर डेफिनेशन होती है, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज, डिस्क्लोजर और एंड पे एग्जांपल्स वगैरह। सेम इसी तरह इसके अंदर भी है कि पहले इंट्रोडक्शन है, फिर क्या कहते हैं ओपनिंग रिमार्क्स हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, पार्ट 1, 7, 8, 10, 11। ये 11 चैप्टर्स हैं, 11 हेडिंग्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। तो हम इसको ना तो पढ़ने वाले हैं और ना हम इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमने इसको समझा या पढ़ने बैठे तो बहरहाल इसके लिए कम से कम 1 साल हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको करने का बेहतरीन तरीका क्या है? अच्छा, अब इसको इसमें से आपको याद क्या होना चाहिए बेटा, इनके हेडिंग्स के नाम तो आपको याद होना चाहिए और कुछ हो ना हो, अंदर वाली चीजों का आपको आइडिया मौजूद होना चाहिए। इसमें से MCQs आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, MCQs तो मस्ट आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन पे मैं इस बार कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने डिफरेंस बताया वो या आगे से आ सकता है, इसमें से MCQs तो है भैया मस्ट आने वाला है इसी टॉपिक में से। अगला हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, कि पाकिस्तान का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। बेटा देखो, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमारे यहाँ इस तरह होता है कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, इसके नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर उसके बाद आते हैं 2 हाउस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो ये बेटा हमारा पाकिस्तान का गवर्निंग स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो CEO होता है या गवर्नमेंट का हेड होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा क्या होता है, फेडरल लेजिस्लेशन इज बाइसेमल। क्या मतलब, 2 हमारे हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट वगैरह, तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट इज द पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट एंड इज कंसर्न्ड अ सिंबल ऑफ यूनिटी। मतलब ये हेड ऑफ स्टेट होता है और चारों 5 सूबों को ये इक्वली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या उनकी यूनाइटेड जो है क्या कहते हैं, उनकी यूनिटी को शो कर रहा होता है। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्ट होता है? नॉर्मली 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होता है। इलेक्ट कौन करता है? सेनेट, नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर मिलके, MPs, MNAs और सेनेटर मिलके प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार कंसेक्टिवली सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन 3 बार नहीं हो सकता। 2 बार से ज्यादा कंसेक्टिव टर्म के लिए वो ऐसा प्रेसिडेंट सिलेक्ट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे RF अलवी अब सदर है, अगली हुकूमत में फिर भी हो सकता है, लेकिन उससे अगली हुकूमत में फिर नहीं हो सकता, तीसरी बार नहीं हो सकता। नॉर्मली जो मेजॉरिटी पार्टी होती है नेशनल असेंबली में, वही नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट और वही अब इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? ये स्टैट्यूट वगैरह को पास करना इसका काम होता है, जो नेशनल असेंबली और सेनेट से पास हो गया। और इसका दूसरा काम क्या होता है? ये प्राइम मिनिस्टर को नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर में गाइडेंस भी देता है। तो लिहाजा ये हमारा प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है। काम क्या होता है? यूनिटी शो करना, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करना और लेजिस्लेशन को अप्रूव करना। कितने टेन्योर के लिए आता है? 5 साल के लिए आता है। कौन इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली, सेनेटर और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर जो है वो बिल के इसको सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है बच्चे? उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होता है। ये कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इन द नेशनल असेंबली। प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। ठीक है, और इलेक्ट कौन करती है? नेशनल असेंबली। अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। मतलब हल्फ जो होता है वो प्रेसिडेंट लेता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए फेडरल कैबिनेट बनाई जाती है, जिसके अंदर वजीर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, और वो वजीर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा होता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फेडरल मिनिस्टर को फिर कौन सपोर्ट करता है? उनके सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है? पहली बार टेन्योर क्या होता है? 5 साल। इलेक्ट कौन करता है? नेशनल असेंबली के मेंबर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कौन करता है? फेडरल कैबिनेट। फेडरल कैबिनेट में कौन होते हैं? मिनिस्टर। मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जो फेडरल मिनिस्टर होते हैं या कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, वो उनको सपोर्ट कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट, उनके सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वगैरह। क्लियर है? यस।
उसके बाद आता है सेनेट। सेनेट क्या है बेटा? सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा मेरी बात सुनो, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? जी सर। पाकिस्तान के सूबे 4। कितने हैं? 4। अच्छा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपीके। पहले 5 थे, गिलगित बल्तिस्तान फाटा अलहदा होता था, अब उसको मेरे ख्याल में केपीके में जम कर दिए गए। बहरहाल, क्या आपके ख्याल में तमाम जो सूबे हैं उन सब की इलेक्शन में इक्वल सीटें होती हैं एमएनए की? नो सर। नहीं। किस बेस के ऊपर सीटें होती है? सबसे ज्यादा किस सूबे की सीटें हैं नेशनल असेंबली में? सर पंजाब सिंध की। के। अरे सिंध वाला तू किधर है? इसे भी सर शटल, फैजान है। इसे भी शटल पे चढ़ा दो। भाई पंजाब की सीटें सबसे ज्यादा होती हैं, आपको इतना भी नहीं पता, जनरल नॉलेज भी नहीं आएगी आप लोगों को। अच्छा, पंजाब की सीटें सबसे ज्यादा होती है। अब जाहिर बात है नेशनल असेंबली के अंदर जो डिसीजन होंगे वो पंजाब की फेवर में होने का ज्यादा खतरा है। क्यों? उसके मेंबर जो ज्यादा बैठे हैं वहां पे, ऐसी बात है। यस सर। तो फिर क्या जी किया सर। जाता है इस फैक्टर को खत्म करने के लिए कि किसी सूबे की हक तलाफी ना हो, सेनेट बनाई गई है। सेनेट के अंदर जो है वो चारों सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब कोई भी कानून जो नेशनल असेंबली से पास होता है उसे सेनेट से पास कराना जरूरी होता है। अगर नेशनल असेंबली कोई ऐसा कानून पास करती है जिसमें किसी एक सूबे की वाट लग रही है, तो भाई वो सेनेट में भी तो जाएगा ना पास होने, वहां पे तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे फिर वो पास होने से रुक जाएगा। तो लिहाजा सेनेट क्या होती है? ये तो एक तो परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, इसका हमारे जनरल इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, ये रन करती रहती है, इसके इलेक्शन भी सेपरेट ही होते हैं विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस। इनके मेंबर्स इलेक्ट कौन करता है? प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर जो हैं वो सेनेटर इलेक्ट करते हैं। सेनेट का रोल क्या होता है? नेशनल कोहेजन एंड हार्मनी जो है उसको प्रमोट करना। मतलब छोटे सूबों का जो डर होता है कि भाई जिनकी जिस सूबे के सीटें ज्यादा है वही सारे हकूक ले जाएंगे, तो उस फैक्टर को काउंटर करने के लिए सेनेट बनाई जाती है। इसके अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के भी मेंबर होते हैं। इसके मेंबर जो है वो 6 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। हाफ द मेंबर रिटायर आफ्टर 3 इयर्स एंड आर रिप्लेस्ड बाय द इक्वल नंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड सेनेटर। तो 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं, आधे नए आ जाते हैं। सेनेट जो है ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन है और इसका इलेक्शन जो है वो एट द सेम टाइम एंड इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो इसका ये नहीं होता कि इलेक्शन जो है तमाम मेंबर्स का एक ही टाइम पे होता है, नहीं, मतलब आधों का एक टाइम होता है, आधों का बाद में हो जाता है। 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, फिर अगले 3 साल में पीछे वाले रिटायर हो जाते हैं और नए आ जाते हैं। तो लिहाजा सेनेट जो है ये मुसलसल चलती रहती है। चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो होता है, सेनेट का हेड कौन होता है? चेयरमैन। नेशनल असेंबली का हेड कौन होता है बच्चे? स्पीकर। स्पीकर होता है, शाबाश। तो लिहाजा चेयरमैन ऑफ द सेनेट अंडर द सर्कमस्टांसेस इज नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस बिकम वेकेंट। कि भाई अगर प्रेसिडेंट हमारा मर जाता है, भाग जाता है, अगवा हो जाता है, सुपारी मिल जाती है उसकी, तो उसकी जगह पे जो शख्स एक्टिंग प्रेसिडेंट हो सकता है वो कौन हो सकता है? चेयरमैन ऑफ द सेनेट हो सकता है। क्लियर है बच्चे? और सेनेट के मेंबर अपने में से ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वगैरह को इलेक्ट करेंगे। और इसका काम क्या होता है? तमाम वो कवानीन जो नेशनल असेंबली से पास होकर आते हैं उनको अप्रूव करना इसका काम होता है। अच्छा, सेनेट को अपर हाउस भी कहा जाता है। नेशनल असेंबली दूसरा हाउस होता है जिसको लोअर हाउस कहा जाता है। द सीट ऑफ नेशनल असेंबली आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंसेस। कि प्रोविंसेस की पॉपुलेशन के बेस के ऊपर नेशनल असेंबली की सीट्स जो है वो डिसाइड होती हैं। Members on general seat are elected for a period of 5 years on the basis of direct vote by the voters registered. तो नेशनल असेंबली के मेंबर कैसे होते हैं? जनरल इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट वोटों के जरिए जो हम वोट कर रहे होते हैं। जो मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के वो अपने में से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। नेशनल असेंबली का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज वगैरह। क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। चलें बेटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये चैप्टर 1, इसका 4 से 6 नंबर का वेटेज है बेटा। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस था, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सेनेट, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट। ये आज हम